औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जून के हम मिड और नियर टू एंड खड़े हुए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में रहता है। तो जितना हम लोगों ने कवर किया है अपने सिलेबस को, क्या आप लोगों को उतना तैयार हो रहा है? साथ साथ आप लोगों ने क्या रिवीजन करना शुरू कर दी है पीछे से? नो डाउट हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करेंगे, मगर जो स्टूडेंट्स की एक अपना एक उनका रिवीजन पैटर्न होता है, दैट शुड बी वर्किंग आउट। देखें, साथ साथ चीज़ों को तैयार करें। पिछले टॉपिक से कोई मसला, कोई परेशानी हो तो फौरन से पूछ लिया करें। तो अगर आप लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो एटलीस्ट शुरू कर दें, ताकि आप साथ साथ पिछले टॉपिक्स को भी देखते जाएं, नए भी कवर करते जाएं, तो एक अच्छा ब्लेंड बनता जाएगा। इसीलिए मिड वगैरह भी लिए जाते हैं, ताकि आप लोगों का एक मोमेंटम बरकरार रहे। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्रोग्रामिंग बेस्ड पोर्शन ही है, यहाँ से लॉजिकल सवाल नहीं आते। और हम लोगों ने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक स्टार्टिंग कैटेगरी, जिसके अंदर बेसिक बातें हैं कि लॉ क्या होता है, लॉ की कितनी टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आज हम लोगों ने कवर करना है। और जो इंटरेस्टिंग एरिया था लेजिस्लेशन के ऊपर, वो हम लोगों ने लास्ट वीक की जो क्लासेस हैं उसमें देखा था। हम लोगों ने दो ग्राफ्स भी इसके ऊपर बनाए थे, तो अगर आपको वो ग्राफ्स क्लियर है, प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर आपको क्लियर है, तो वो एरिया आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। आई कैप का एक बहुत फेवरेट सवाल है, अभी हम देखेंगे भी जब हम लोग पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे, कि बताइए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो वो आप लोगों ने साथ साथ तैयार करना है। आइए इस चैप्टर के स्टार्टिंग पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बोरिंग बातें ज्यादा हैं, तो आप लोगों ने ज्यादा परेशान नहीं होना। इंटरेस्टिंग बातें हम लोग लास्ट वीक में कवर कर चुके हैं। सबसे पहले किताब हमें बताती है लॉ क्या है और मर्केंटाइल लॉ क्या है। किताब ये कहती है कि लॉ मींस सेट ऑफ रूल्स, सिस्टम ऑफ रूल्स जो कि डिजाइन किए जाते हैं, जिनको इन्फोर्स किया जाता है। कौन इन्फोर्स करती है? स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ताकि इंसानों के दरमियान जो इक्विटी का निज़ाम है वो बरकरार रहे, लोगों की पावर्स को कंट्रोल किया जा सके, उनकी पावर्स को रेगुलेट किया जा सके। आपको पता है विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लॉ इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ताकि कंट्रोलिंग पावर रखी जाए और लोगों को रेगुलेट किया जाए कि वो अपने इख्तियारात का मिसयूज ना करें। Then comes the definition of mercantile law. Interestingly, जब आपका पेपर
होता था जिसमें खाली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप और नेगोशिएबल होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई कितनी पुरानी बात होगी, सन 2016-17 तक, 18 भी शायद। तो आपके इस कोर्स का नाम बिजनेस लॉ नहीं होता था, इस कोर्स का नाम होता था मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल कहते हैं तिजारती कानून को, तिजारत। पर आईकैब ने क्या किया, आईकैब ने मर्केंटाइल लॉ के सिलेबस के अंदर कंपनी लॉ को ऐड कर दिया और सब्जेक्ट का नाम मर्केंटाइल लॉ से चेंज करके रख दिया बिजनेस लॉ। और उसके बाद आईकैब को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट्स को फिर से अलग कर दिया। तो अब दो सब्जेक्ट्स हैं, एक बिजनेस लॉ, एक कंपनी लॉ। तो बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ते हम लोग मर्केंटाइल लॉ ही है। मर्केंटाइल लॉ क्या है? सिविल लॉ व्हिच डील्स विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्संस डीलिंग विद ईच अदर। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शामिल है, पार्टनरशिप शामिल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शामिल है। और मर्केंटाइल लॉ जो कि एक सिविल लॉ है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों का आपस में कानून, जो आपस में लोगों के मामलात होते हैं, जो चीजें तय पा रही होती हैं, दिस इज सिविल लॉ। और लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए लॉ कितने टाइप्स का है, तो आप कहेंगे भाई दो तरह का लॉ होता है, एक सिविल लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ मतलब ऐसा लॉ जो कि दो लोगों का आपस में मामला तय करवा रहा हो। और क्रिमिनल लॉ के आपका क्लैश गवर्नमेंट के साथ आ गया, स्टेट के साथ आ गया। सिविल लॉ की अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल। और अगर मैं क्रिमिनल लॉ की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं तो आपने पढ़ी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। वहां पर अगर आप कस्टमर्स को सॉरी वहां पर अगर आप पैसा गलत तरीके से कमा के मुल्क से बाहर भेज रहे हैं या अपने पास स्टोर कर रहे हैं तो स्टेट एक्शन में आती है। इसी तरह आपने पढ़ा है सीसीबी का कानून, करप्शन वाला। वहां पे भी अगर आप कुछ इस तरह से अपनी पावर्स को अब्यूज करना शुरू कर दें तो गवर्नमेंट आके आपको रोकती है। सीसीबी क्या है? इदारा गवर्नमेंट का है। तो ये बात हमें समझ आई। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइए। आवाज भी क्लियर है और बात भी समझ आ गई है? ठीक। जो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारी वो है सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस तरह के कानून हैं, कहाँ कहाँ से ये डिराइव होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो ड्राइव किया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से, यानी कि एक्विटी के, मतलब वो एक्विटी के बेस पे बना है और शरिया कंप्लायंस है। पाकिस्तान के अंदर जो मेन सोर्सेज है, नंबर वन लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या, ये आपको पता है, ऑर्डिनेंस और एक्ट की मेकिंग। ऑर्डिनेंस कौन लेकर आता है? प्रेसिडेंट। कब लेकर आता है? जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। और एक्ट पार्लियामेंट की तरफ से आता है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। ये अब सारी बातें आपको समझ आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इज लेजिस्लेशन। इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक्ट, ऑर्डिनेंस और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फिर दूसरा प्रेसिडेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट्स वो जजमेंट्स होती हैं या वो डिसीजंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कि दूसरी छोटी कोर्ट्स पे बाइंडिंग हो जाती है। यानी कि अगर छोटी कोर्ट के पास एक केस आया है और उनको वो समझ नहीं आ रही कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, तो वो देखते हैं कि इस तरह का केस हमसे हायर अदालत में जब गया, जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां पे उसका फैसला कैसे हुआ। उसी फैसले को बेंचमार्क बना के वो अपने केसेस को रिजॉल्व करती है। दिस इज प्रेसिडेंट। एक कल्चर सेट हो जाता है कि भाई इस तरह का केस तो हमने इस तरीके से ही
रिजॉल्व करना है। फिर एग्रीमेंट लास्ट पे लिखा हुआ है। एग्रीमेंट आपको अच्छे से पता है, आप लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है। तो जब आप एग्रीमेंट करते हैं, दो पार्टीज आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करती हैं, तो वो उनके लिए लॉ बन जाता है। फिर कस्टम्स, कल्चर, प्रैक्टिस, बिलीफ, कभी कभी ये इनबिल्ट हो जाता है, जो कि सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में इस तरीके से जज्ब हो जाता है कि आपको लगता है कि भाई अब तो ये लॉ है और ये लॉ को मैंने फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना, बागों को गंदा नहीं करना, पोल्यूशन इमिट नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना। अभी कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस हैं, जो कि आपके कल्चर का पार्ट बन जाती हैं, आपके इनर का पार्ट बन जाती हैं और इतना वाइटल रोल प्ले करती हैं कि आप इनको लाजमी फॉलो कर रहे होते हैं। अब आज का एक नया कस्टम डेवलप हो रहा है कि जो गदागर हैं, ये जो सड़क पे खड़े होके गदागरी करते हैं, पैसे वगैरह मांगते हैं, इनको पे ना करें, किसी सफेद पोश को ढूंढ के उसको पैसे दे दें, इनको ना दिया करें, क्योंकि ये इनका पेशा बन चुका है। तो यस, यू कैन बी आस्क्ड अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स के बताइए पाकिस्तान में कितने सोर्सेज ऑन लॉ के, तो आपको ये 4 बातें पता होनी चाहिए: लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स और एग्रीमेंट। एक स्टेप आगे चलते हैं। डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस। आईकैब ये सवाल बहुत दफा कर चुका है। एक ये सवाल नोट कर लेंगे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन। इसके साथ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला सवाल, और तीसरा के ऑर्डिनेंस कैसे बनाया जाता है और एक्ट ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। तो वो प्रोसीजरल प्लस 2 कॉन्सेप्ट्स, सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये आईकैब बहुत सारी अटेम्प्ट्स में बहुत दफा पूछ चुका है। अभी अब जब हम एंड के ऊपर पास्ट पेपर्स भी देख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसको समझने के लिए एक बड़ा आसान सा टोटका होता है। एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है, छोटी सी। आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने इशारा तोड़ा, और इशारा तोड़ने के बाद आप सामने से आती हुई बाइक के साथ टकरा गए। जिस बाइक के साथ टकराए हैं, अब डेफिनेटली आपने तो उसकी बाइक के शीशे भी तोड़ दिए, जो हेडलाइट्स होती हैं, जो बैकलाइट होती है, वो भी तोड़ दी, उसकी बाइक को काफी नुकसान भी पहुंचाया, मडगार्ड वगैरह भी इसका तोड़ फोड़ दिया। तो आप दोनों पार्टीज के बीच में लड़ाई हुई, आप उसकी गलती का एहसास दिला रहे थे, वो आपकी गलती का एहसास दिला रहा था, आपको पता था ऑन द इनर की गलती आपकी है, आपने इशारा तोड़ा है, तो आपने उसको नुकसान के 1000 रुपये भरे और वापस आके बाइक पे बैठ गए। अभी आपने बाइक स्टार्ट ही की थी कि अचानक से ब्लू यूनिफॉर्म में एक इंस्पेक्टर आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि भाई आपका चालान होगा। आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मेरी तरफ से उस बंदे को नुकसान पहुंचा, अभी मैंने उसको 1000 रुपया दे दिए। उसने कहा भाई जो आपने 1000 रुपया पे किया ना, वो आपकी सिविल नाफरमानी थी, आपने उस बंदे का नुकसान किया, इस वजह से आपने उसको 1000 रुपया पे किया। क्रिमिनल नाफरमानी ये है कि आपने इशारा तोड़ा है। अगर आप इशारा तोड़ के किसी के साथ ना भी टकराते, फिर भी आपको चालान तो होना था। तो आपके हाथ में उसने 2000 रुपये का चालान दिया और आपका आईडी कार्ड लेके चला गया, जाके जमा करवा देगा, आप चालान पे करेंगे और आईडी कार्ड छुड़वा लेंगे। दिस इज क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ये बिटवीन पर्संस है। सिविल लॉ इज बिटवीन पर्संस, जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर होता है। अगर आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया तो दूसरी पार्टी आप पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस कर सकते हैं, आपको याद होगा। आपने ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई, आपने अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल किया, तो यस आपके ऊपर
फाइन्स पेनल्टीज हो सकती हैं। जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो कि अफेक्टेड पार्टी होती है, वो आपके गलत रवैये की वजह से, आपके गलत काम की वजह से आपके खिलाफ केस कर सकती है और आपसे उसका हर्जाना ले सकती है। अगर आप सिविल लॉ की नाफरमानी कर रहे हैं, इवन दो कि ये क्राइम नहीं है, जुर्म नहीं है, मगर स्टिल ये टॉट है, TORT, टॉट, टॉट कहते हैं गलत काम। तो वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज अ टॉट बट इट इज नॉट अ क्राइम। क्या मतलब कि इसके ऊपर आपको जेल नहीं होती, आपको फाइन हो सकता है, डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, कंपनसेशंस देनी पड़ सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको कैद बामुशक्कत हो जाए। भाई एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को आम देने थे, आम टाइम पे नहीं पहुंचे, तो दूसरी पार्टी ने केस कर दिया और अदालत ने कहा कि भाई इसको अब आप जेल में डाल दें, ऐसा नहीं। क्रिमिनल सजा नहीं मिलनी, अलबत्ता सिविल सजा मिलेगी, फाइन, पनिशमेंट्स वगैरह। और अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो क्रिमिनल लॉ में आप पंगा ले लेते हैं स्टेट के साथ। आपने स्टेट के साथ टाकरा लगा दिया और स्टेट हैज ऑल द पावर्स कि वो आपको सजा दे सके, फाइनेंशियली भी और फिजिकली। कैद बा मुशक्कत या खाली कैद या कैद बा जुर्माना या कैद बा मुशक्कत बा जुर्माना। तो अगर स्टेट को लगे कि आपका ये कंडक्ट अनडिजायरेबल है, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर आपको अच्छे से पनिश किया जा सकता है। कत्ल करना अलग सजा है, चोरी करना अलग सजा है, डकैती करना अलग चीज है, मुल्क से पैसा बाहर भिजवाना ये भी क्रिमिनल लॉ है। किसी का बैंक अकाउंट नंबर चोरी करके ट्रांजैक्शन करना, उसके पैसे अकाउंट से निकलवा लेना, किसी की जाती इंफॉर्मेशन हासिल करना, दैट इज आल्सो क्रिमिनल लॉ। अच्छा जी, पर्पस क्या है सिविल लॉ का? सिविल लॉ के अंदर हम लोग, सिविल लॉ क्यों बनाया जाता है? सिविल लॉ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें एग्रीव्ड पार्टी को ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी कंपनसेशन डिमांड करे। एग्रीव्ड पार्टी यानी कि इंजर्ड पार्टी, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, इंजर्ड पार्टी पे लिख सकते हैं, एग्रीव्ड पार्टी पे लिख सकते हैं। और क्रिमिनल लॉ में सोसाइटी की रेगुलेशन, पनिशमेंट्स, आपको एहसास दिलाना कि भाई आप गलत काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर होती हैं। जिस बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है वो आप पे केस कर सकता है, अगेन इंजर्ड पार्टी आप पे केस कर सकती है। और क्रिमिनल लॉ के अंदर गवर्नमेंट आप पे केस करती है, गवर्नमेंट कहती है जनाब इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? अगर क्लेमेंट ये प्रूफ कर दे, अगर क्लेमेंट ये प्रूफ कर दे कि भाई आप जिम्मेदार हैं, भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जो केस कर रही होगी पार्टी। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल से चीज पढ़ी थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, तो दूसरी पार्टी को लायबल होना पड़ेगा। और क्रिमिनल लॉ के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? स्टेट के ऊपर, स्टेट के ऊपर होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि क्रिमिनल लॉ में अगर एक कत्ल हुआ है तो कत्ल की एक सजा डेफिनेट है, एक सजा मुकर्रर है और वही मिल रही है, कम से कम वही मिल रही है, उससे ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। वहां पे कोई डाउट नहीं होता, कत्ल हुआ है तो मतलब कत्ल हुआ है, चोरी हुई है तो मतलब चोरी हुई है, पैसा हम लोग से बाहर भेजा गया है तो पैसा हम लोग से बाहर भेजा गया है, और जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। मगर सिविल लॉ के अंदर हम कुछ प्रोबेबिलिटीज का शिकार हो जाते हैं। आपको याद होगा हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा था तो कुछ बातें हम लोग अज्यूम करके चलते थे। फॉर एग्जाम्पल टाइम एसेंस है, फॉर एग्जाम्पल प्लेस एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल
कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में डैमेजेस आपस में तय कर लिए होंगे, ऐसा हो गया होगा, ये कंडीशन तय हो गई होगी, ऑफर हुई थी नहीं हुई थी, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, कंसिडरेशन थी नहीं थी, ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज के अंदर आती हैं। सिविल लॉ के अंदर देयर आर सम डाउट्स अवेलेबल, दूसरी पार्टी उसका फायदा उठा सकती है, मगर क्रिमिनल लॉ में अगर एक गलत काम हुआ है तो एक गलत काम हुआ है। रेमेडी सिविल लॉ के अंदर आपको पता है नॉन परफॉर्मेंस के केस में डैमेजेस थे, स्पेशल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज, और सिविल कोर्ट इस चीज को डील करती है। वो कह सकती है कि भाई आपने इतना कंपनसेशन, इतना डैमेज, इतनी पेनल्टी आपने पे करनी है। और क्रिमिनल लॉ में वो पैसों की पनिशमेंट भी हो सकती है, वो जिस्मानी पनिशमेंट भी हो सकती है, और डेथ भी आपको ऑर्डर की जा सकती है कि भाई आपको फांसी होगी। कुछ एग्जांपल्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ की मिसाल है, टॉर्ट सिविल लॉ की मिसाल है, कॉपीराइट इश्यूज इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको पता है पाकिस्तान पिनल कोड आ जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाती है, और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आ जाता है। आईकैप ने एक दफा इसकी एग्जांपल्स भी टेस्ट की हुई है आपसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूरा टेबल आई शुड से कि दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ये उन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में से है इस चैप्टर के जो कि आपको आने चाहिए, और हमें पता है कि इस चैप्टर में से 5-6 नंबर का सवाल लाजमी आना है, लाजमी आना। पॉसिबल नहीं है कि 5 नंबर 6 नंबर से कम आए कि इस चैप्टर को टेस्ट करें। कुछ बातें अच्छी चल रही थी, मगर अब आपके सामने एक छोटी सी अजियत मैं रखूंगा। उससे पहले ये बताता चलूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था, जो 73 का आइन है ना, वो जनाब 10 अप्रैल 1973 को अप्रूव कर दिया था उस वक्त की पार्लियामेंट ने। बट हमें चाहिए थी एक अच्छी डेट, जिस डेट को हम लोग इसको सामने लेकर आते हैं। तो हमने 14 अगस्त 1973 वाले दिन कुछ चेंजेस वगैरह करके, कुछ रेटिफिकेशन करके फाइनली 73 का आइन अनाउंस कर दिया, ले आए। ये जो आइन है ये सुप्रीम लॉ है, ये सुप्रीम अथॉरिटी रखता है, और इसके अंदर कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि इस आइन के अगेंस्ट हो। इस आइन में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले इस आइन के अंदर एक प्रियम्बल है जिसको हम दिबाचा कहते हैं। फिर इसके 12 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट के अंदर ना कुछ आर्टिकल्स हैं। आप लोग टीवी में सुनते हैं आर्टिकल 63 के तहत, आर्टिकल फलां के तहत। तो ये आर्टिकल्स है हर पार्ट, और हर पार्ट के अंदर आर्टिकल्स, और इसके अलावा 5 स्केड्यूल्स हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि आईकैप ने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके कोर्स का पार्ट बना दिया। अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो आपको एक टेबल नजर आएगा जो कि 1-1.5 सफे के ऊपर फैला हुआ है। रिसेंटली आईकैप ने इसको ऐड किया है, इससे पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, और ऐड करके आईकैप ने टेस्ट भी कर लिया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं, बट उससे पहले मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब अगेन बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। नंबर 1, पार्ट। हमने भी पढ़ा है कि एक प्रियम्बल है, उसके बाद 12 पार्ट्स हैं, और 5 स्केड्यूल्स हैं। तो ये आपको मिलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे। फिर उस पार्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसका रेफरेंस के आर्टिकल 1 से 6 इस पार्ट में आता है, आर्टिकल 7 से 40 दूसरे पार्ट में आता है, इस तरीके से।
और राइट साइड पे आपको एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये पार्ट बेसिकली किस चीज को डील करता है, इस पार्ट में बेसिकली है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब क्या किया है कि रेड कलर से ऑलरेडी कुछ निशान लगा दिए ताकि आपको वो जो मोटी मोटी बात है वो आइडिया हो जाए। अब अगेन इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब दिस कैन बी सुपर सुपर डुपर का आप उसको रट्टा मार कर तैयार कर लें। बट अगर रट्टा नहीं भी लगाना चाहते या नहीं लग रहा, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ लिख लें जो कि उस में शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल में क्या चीज डिस्कस होती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस आयन का ऑब्जेक्टिव, और ये कि मुसलमानों को इस काबिल किया जाएगा, देयर विल बी enabled टू लिव इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ कुरान, ताकि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सके, वो भी और माइनॉरिटीज भी। राइट्स दिए जाएंगे, उनको सेफगार्ड किया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, सेफगार्ड दिए जाएंगे। सारी कहानी कहाँ लिखी हुई है? प्रीएम्बल के। इसी तरह इंट्रोडक्टरी पैरा या जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अंदर आर्टिकल्स 1 से 6 तक आते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये जो मुल्क है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसको 4 टेरिटरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, और स्टेट का रिलीजन क्या है। हम लोग तमाम तरह के जो एक्सप्लॉयटेशन राइट्स हैं उनको रिमूव करेंगे, लॉ को इन्हांस करेंगे, लॉयल्टी टू द स्टेट डेवलप की जाएगी, लोग हमारे आयन को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये सारी बातें इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखी हुई है। फिर पार्ट 2 के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, डिफाइन करते हैं स्टेट क्या है, लॉ क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, सेफगार्ड्स। अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको डिटेंशन दी जाएगी। चाइल्ड स्लेवरी काबिल कबूल नहीं है, चाइल्ड लेबर नहीं मानी जाएगी, फोर्स्ड लेबर रखने की इजाज़त नहीं है। हर एक के पास ये राइट है कि उसको एजुकेशन मिले, वो मुल्क की खातिर काम करे। वो पॉलिसीज जो कि फ्रेंडली नहीं है उनको डिस्करेज किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होगी, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। ये सारी कहानी पार्ट 2 के अंदर लिखी हुई है। अब अगेन अगर आपको इसका मोटा मोटा आइडिया हो जाए तो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्ट 3 है, प्रेसिडेंट के बारे में है ये कि इसकी जो एलिजिबिलिटी वो क्या है, कितने टाइम के लिए होगा, पावर्स कौन कौन उसको रिमूव कर सकता है, कंपोजिशन क्या होगी काबीना की, पार्लियामेंट कब कब बनाई जाएगी, मीटिंग्स कब कब होंगी, लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, पासिंग बिल कैसे पास होगा। आईकैप ने एक ये हिस्सा पूछा हुआ है पार्ट 2, और इसके साथ उन्होंने पार्ट 6 पूछा था, ये वाला 2 नंबर के लिए आया था, 2 नंबर और 2 नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है, ये आईकैप कभी पूछ सकता है, 3 और 1। फिर प्रोविंसेस जो चौथा पार्ट है वो प्रोविंस को डील करता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन क्या क्या होगी, गवर्नर के फंक्शंस क्या क्या होंगे, पब्लिक अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, बजट स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी। ये सारी बातें प्रोविंसेस में लिखी हुई हैं। रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ये पार्ट 5 दिखाता है कि लीगल पावर्स क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स क्या क्या होंगे, कॉमन इंटरेस्ट की बात, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ये सारी कहानी यहाँ पे। फिर 6 के अंदर रेवेन्यू के ऊपर बात है कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, बोरिंग कैसे की जाएगी। अब थोड़ी सी अजियत जरूर है, बट अगर आपको इतना आइडिया हो जाए कि इस पार्ट का असल मीनिंग क्या है तो आप 2 नंबर में से शायद 1 नंबर या 1.5 नंबर हासिल कर ही लेते। ये जो एंड के ऊपर स्केड्यूल्स दिए गए हैं, ये मुझे लगता है कि आईकेएप इसको अलग से पूछ सकता है कि बताइए स्केड्यूल्स कितने और उनके नाम क्या क्या है। मतलब ये पूछना आसान है,
तो फर्स्ट कैजुअल में लॉ एग्जेम्पशन की बातें हैं, सेकंड के अंदर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, ओथ कैसे लिया जाएगा, लेजिस्लेटिव लिस्ट में क्या क्या होगा, रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड की जाएगी जजेस की सर्विसेज की। इसी तरह पार्ट 10 में क्या है कि जब वॉर हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए तो किस तरीके से डील करना है। पार्ट 9 इस्लामिक प्रोविंस के ऊपर बात करता है, 11 अमेंडमेंट्स के ऊपर बात करता है, 12 इज अबाउट मिससेलेनियस, 8 इलेक्शंस के ऊपर है, 7 जुडिशरी के ऊपर है। तो ये चीजें आपको अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू क्रैम, अनफॉर्चुनेटली कोई और उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चीजें डिटेल से आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आई कैप ने सिर्फ एक उसका ओवरव्यू दे दिया है और ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको तैयार कर लें। तो जहां पे हमने इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वहां पे फिर हमने अब 16 में, 17 में, 18 में और 1 में कुछ रट्टे वाली बातें भी देखी हैं। अब जरा इसके मैं अगर पास्ट पेपर्स की बात करूं तो स्प्रिंग 21 के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नजर आ रहा है कि उसने ये सवाल पूछा है। पार्ट 3 पूछा था और पार्ट 6 पूछा था, सॉरी 2 नहीं था, 3 था, कि फेडरेशन के ऊपर बात करें और फाइनेंस प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर बात करें। अब देखिए 2 नंबर के लिए सवाल है, तो 2 नंबर के लिए आपने अगर उसकी कोई एक आधी बात भी लिख दी है तो शायद आपको आई कैप खुश होकर 1 नंबर दे ही दे। तो याद अगर आपसे पूरा पूरा नहीं भी हो रहा तो कोई मसला नहीं, आपको इसका एक क्रक्स पता होना चाहिए। और ये दुआ करें कि इस तरह का सवाल आपके अटेम्प्ट में ना आए। पर एक जो बहुत कॉमन सवाल उसका है, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। ये मजीद अगर मैं बात करूं ऑन ये देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन 3 दफा, तो 3 दफा तो मेरे सामने आ गया। स्प्रिंग 15 में क्या पूछ रहा है कि ये क्या होती है, इसके फायदे नुकसान बता दें, तो अगेन ये वो टेबल, ये क्या होती है और इसका एक डिसएडवांटेज बता दें, ठीक है जी। ये क्या होती है और इसका क्या मकसद होता है, 4 नंबर के लिए आपने यहाँ पे भी बताना था। तो ये आसान है कि जब आप लॉ मेकिंग पावर नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक कानून को दे देते हैं कि भाई ये बना के, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज एक्ट है वो एससीसीपी की मेहरबानी से बना, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फिर एक और बहुत कॉमन सवाल के हाउ ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान और उसका इफेक्ट क्या होता है। हमें पता है कि ऑर्डिनेंस कौन लेकर आता है, प्रेसिडेंट का, जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, आपने उसको एज इट इज लिख देना। स्पेसिफाई करें गवर्नमेंट का क्या रोल है पाकिस्तान के सिस्टम में और बताइए सेनेट इस तरीके को कैसे लेकर चलती है। वही कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मनी बिल, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था 5 नंबर के लिए कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि मनी बिल कैसे बनेगा अगर नेशनल असेंबली सेशन में है और सेशन में नहीं है। हमें पता है कि जब सेशन में होती है तो मनी बिल बना के वो प्रेसिडेंट के पास भेजती हैं और उसने अप्रूव करना होता है, और सेनेट की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सेनेट को एग्जाम कर दिया गया यहाँ से, और अगर असेंबली सेशन में ही ना हो तो फिर भी हम सेनेट को इन्वॉल्व नहीं करते, फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही इसको कोऑर्डिनेट भी करता है और अप्रूव भी करता है। पाकिस्तान के अंदर कितने सोर्सेज हैं मेन लॉ के, ये हमने अभी पढ़ा। स्टैचू क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस बता दें और पार्लियामेंट की कुछ बातें बता दें। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस बता दें। अब ये देखें तो सवाल घूम फिर के वही है, एरियाज वही है। अगर आपने उसको अच्छे से तैयार कर रखा है तो कोई मसला नहीं है। जिस चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाने की कोशिश करूंगा, अब जरा देखिएगा। 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 और 2 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर।
जहाँ पे 2 नंबर है वहां पे फिर इसके एमसीक्यू ज्यादा होंगे। तो आई कैप ने इसको 5 से 6 के बीच में रखा है, 5 से 6 के बीच में वो रखता है। और अगर इसमें मैं एमसीक्यूज ऐड कर दूं तो दैट कैन गो मैक्सिमम टू 8। ठीक है ना। तो 1 या 2 एमसीक्यूज पूछ लेगा, कुछ 4-5 नंबर की थ्योरी पूछ लेगा। तो इस चैप्टर से हमेशा आई कैप जब आप पेपर देने जाए तो एक्सपेक्ट करें कि आपको मार्क्स देगा। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर को आपने इस नीयत से तैयार करना है कि आपने इसमें से पूरे नंबर हासिल करने हैं। ये इजी है एज कम्पेयर टू 16, 17, 18 मुझे ये लगता है, क्योंकि उन तीनों में बातें बहुत ज्यादा याद करने वाली, यहाँ पे बातें कम है और मार्क्स भी ऑन एवरेज एक चैप्टर के बराबर तो है। So this was the discussion on chapter number 1. कल से we will be starting negotiable और कल आपका टेस्ट भी है चैप्टर 18 का और चैप्टर नंबर 1 का। तो आई होप कि अब आप इसको आज ही अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि टेस्ट भी दे सकें और अगले टॉपिक से पहले पहले आपका बैकलॉग खत्म हुआ हो। ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक हमारी क्लासेस होंगी फॉर नेगोशिएबल, और उसका जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये कुछ प्लान्स हैं नेगोशिएबल को लेकर। ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक रोमांचक सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इस तरह से बोरिंग नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आपको वो भी अच्छे से समझ आएगा। जब हम लोग नेगोशिएबल कर लेंगे तो हमारा कोर्स 1 टाइम पूरा हो चुका होगा और फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करेंगे। डन। तो सी यू गाइस टुमारो विद नेगोशिएबल, और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई मसला परेशानी हो तो व्हाट्सएप आपको पता है हमेशा से ओपन है। चैप्टर 1 हमारा एंड हो चुका है, अब आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।